लालपुर नामक राज्य में एक गरीब किसान रहता था, जिसके 2 बेटे थे। जब वो बड़े हो गए तो उसने अपने बेटों से कहा, बेटा, अब तुम लोग बड़े हो गए हो तो अब तुमको शादी कर लेना चाहिए। जाओ और अपने अपने लिए पत्नियां ढूंढ। मैं तुम दोनों को बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को अच्छी अच्छी पत्नियां मिल। इसलिए जो भी लड़कियां तुम अपने लिए चुनोगे, मैं उनका इम्तिहान लूंगा कि वो तुम्हारे लिए अच्छी पत्नियां बनेगी या नहीं। इसके बाद ही तुमको मेरी चुनी हुई लड़की से शादी की इजाजत मिलेगी। पर वो लड़कियां मिलेगी कहाँ पिताजी? इसके लिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने 20 साल पहले अपने खेत पर 2 पेड़ लगाए थे। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक एक पेड़ काट और फिर जिस दिशा तुम्हारा कटा हुआ पेड़ गिरे, तुम उसी दिशा में अपनी पत्नी को ढूंढने जा। अगर उस दिशा में तुम्हें बहुत दूर भी जाना पड़ तो भी मुझे यकीन है कि तुमको अपनी पत्नी मिल ही जाएगी। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहे। पिता की बात मानकर दोनों भाई कुल्हाड़ी लेकर खेत की ओर चल दिए। सबसे पहले बड़े बेटे ने पेड़ कटा तो वह पूरब की ओर गिरा, तो वो बोला, ये तो बहुत अच्छा है। मुझे पता है पूरब में एक बहुत सुंदर लड़की रहती है। मैं उसके घर जाऊंगा और उसको अपने साथ शादी करने के लिए मना लूंगा और फिर उससे शादी कर लूंगा। दूसरे बेटे का कटा हुआ पेड़ पश्चिम की ओर गिरा। उसे पश्चिम की ओर गिरता देखता गिर उसका भाई हंसने लगा। तुझको तो किसी जंगली लोमड़ी या फिर किसी भेड़िए से शादी करनी पड़ेगी। पश्चिम में तो कोई लड़की है ही नहीं। उसे यकीन था कि पश्चिम में तो सिर्फ घना जंगल है, वहाँ भला कोई लड़की कहाँ मिलेंगी। फिर भी विवेक अपने पिता की इच्छा का मान रखने के लिए पश्चिम की ओर चल पड़ा। उसके बड़े भाई ने उसकी पत्नी को खुश करने के लिए उपहार चुने। विवेक भी पश्चिम की ओर घने जंगल से गुजरता हुआ आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि वहाँ कोई लड़की नहीं मिलेंगी जो उसकी पत्नी बन सके। इसके बावजूद भी वह बिना रुके जंगल की ओर दूर तक चलता चला गया। कुछ समय बाद वह एक झोपड़ी के पास पहुँच गया। झोपड़ी को देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे शायद यह एहसास हुआ कि शायद उसे यहाँ पश्चिम में ही उसे अपनी पत्नी मिल जाए। अंदर का दृश्य देखकर वो हैरान हो गया। झोपड़ी पूरी तरह खाली थी, केवल एक छोटी सी चिड़िया एक मेज पर बैठी हुई थी। यहाँ तो कोई नहीं है। इधर देखो, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ विवेक। अरे तुम तो एक छोटी सी चिड़िया हो और तुम मेरा नाम भी जानती हो। वाह यार, मुझे तो आशा थी कि मुझे यहाँ कोई सुंदर सी लड़की मिलेगी जिसे मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। सुंदर सी लड़की? तब विवेक ने अपने और अपने भाई के शादी के बारे में और अपने पिता की इच्छा बताई। फिर वह बोला, मेरा भाई वो उसकी पत्नी ढूंढ लेगा, पर मैं ये नहीं चाहता कि मेरे पिता मेरी वजह से निराश हो या ये सोचे कि मैं अपनी पत्नी ढूंढ नहीं सका। मैं भी उनकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर। तुम मुझसे ये क्यों नहीं कहते कि मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊं? यहाँ पश्चिम में तो कोई लड़की रहती नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी और हमेशा तुम्हारे लिए वफादार भी रहूंगी। चिड़िया की मीठी आवाज सुनकर विवेक खुश हो गया और मन में सोचने लगा, वह छोटी सी चिड़िया, मैं अपने पिताजी से जाकर कह दूंगा कि मुझे अपनी पत्नी मिल गई है। पर तुम्हारे लिए एक चिड़िया से शादी करना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा करते हैं कि अभी मैं यही रह जाती हूँ, तब तक तुम अपने पिता को इस खबर के लिए तैयार करके आओ। विवेक को समझ में आ गया कि वह चिड़िया सही कह रही है, तो वह चिड़िया को वहीं छोड़कर अकेला ही घर वापस चला गया। मैं पूरब की ओर चलता चला गया और चलता ही चला गया। आखिरकार मुझे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई थी। मैं उनके पास गया और उनसे पानी मांगा। हमारी बातों का सिलसिला शुरू हो गया और धीरे धीरे बातों ही बातों में मैंने उन्हें शादी के लिए मना ही लिए। और हाँ, तुझे पता है, मेरी वाली की आंखें तो बिल्कुल परी जैसी सुंदर है। उनकी आंखों में ऐसा जादू है कि जो एक बार देख ले तो बस देखता ही रह जा। और तुम्हें क्या मिला है, जंगली लोमड़ी या भेड़िए? आपने बड़े भाई की बातें सुनकर विवेक बोला,
तुम मेरी चिंता तो छोड़ दो, मुझे तो एक बड़ी प्यारी और नाजुक सी चीज मिली है, और वो तो मलमल के कपड़े पहनती है, और वो तो इतनी नरम और खूबसूरत है कि उसे देखो तो बस देखते रह जाओ बा। विवेक की यह बात सुनकर उसका बड़ा भाई हंसने लगा और बोला, मखमल के कपड़े? अरे तू तो ऐसा बोल रहा है जैसे पश्चिमी जंगल में तुझे कोई राजकुमारी मिल गई। हाँ, बिल्कुल राजकुमारी जैसी है वो, और मखमल के कपड़े पहनती है, और क्या तो लगती है वो। और जब वो मेरे लिए गाती है ना, तो उसकी मीठी आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे सारा जंगल उसकी धुन पर झूम रहा हो। उसकी आवाज़ इतनी सुंदर है कि बस सुनते ही रहने का दिल करता है, और दिल खुशी से भर जाता है। यह सुनकर उसका बड़ा भाई जलाने लगा कि उसे पश्चिम में भी इतनी सुंदर पत्नी कैसे मिल गई। मैं अब भी यह तय नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम दोनों में सबसे अच्छी पत्नी किसे मिली, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी दोनों बहुएं मेरे लिए रोटी बनाए, ताकि मैं ये देख सकूं कि वो तुम लोगों को ढंग से खाना खिला पाती है कि न। मुझे मालूम है कि मेरी वाली सबसे अच्छी रोटी बनाए, पर विवेक तुम्हारी राजकुमारी क्या करे अब पता नहीं, ये तो मुझे उससे पूछने पर ही पता चलेगा। पर असल में तो वह चिंता कर रहा था कि उसकी चिड़िया रोटी बनाएगी तो कैसे बनाएगी। उसके बाद वो दोनों भाई अपने घर से निकल गए अपनी अपनी पत्नियों से रोटी बनवाने के लिए। छोटी चिड़िया ने जब विवेक को आते देखा तो वो खुश हो गई। आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? क्या पिताजी को हमारी शादी मंजूर नहीं? ऐसी बात नहीं है चिड़िया रानी, असल में बात यह है कि जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपने बड़े भाई से उसकी पत्नी के बारे में बताते हुए सुना, तो मैंने भी कह दिया कि मुझे तो एक राजकुमारी मिल गई है। लेकिन जब पिताजी ने हम दोनों की पत्नियों के बारे में सुना, तो वो ये तय नहीं कर पाए कि सबसे अच्छी पत्नी किसकी हो। इसलिए उन्होंने हम दोनों को कहा कि हम अपनी अपनी पत्नियों से रोटी बनवा कर ला, ताकि वो फैसला कर सके कि कौन सबसे बेहतर है। मैं तो इस बात से घबरा रहा हूँ कि तुम रोटी कैसे बनाओगी। अरे, तुम इस बात की चिंता कर रहे हो, तुम बस आराम से बैठो और देखते रहो, तुम्हें तुम्हारी रोटी अवश्य मिलेगी विवेक। बस थोड़ा सा सब्र रखो। विवेक ने देखा कि छोटी चिड़िया के बुलाते ही बहुत सारी चिड़िया बाहर आ रही थी। छोटी चिड़िया ने उनसे कहा, तुम सब जाओ और गेहूं के सबसे बढ़िया वाले दाने लेकर आओ। और कुछ ही देर में गेहूं के सबसे बढ़िया वाले दाने वहां लेकर आ गए। चिड़िया ने उन गेहूं से रोटी बनाना शुरू कर दिया। विवेक बड़े ही आराम से उस छोटी चिड़िया को गेहूं के दाने से रोटी बनाते हुए देखता रहा। अगले दिन दोनों भाई अपनी अपनी रोटियां लेकर पिता के पास पहुंचे। फिर सबसे पहले बड़े भाई ने रोटी पिता को दी। पिता ने बड़े भाई की रोटी चखी और कहा, तुम्हारी पत्नी ने बिल्कुल सही रोटी बनाई, जैसे देहाती लड़की से रोटी बनाने की उम्मीद की जाती है। विवेक ने अपने पिता को रोटी दी। पिता ने रोटी चखी और बोले, अरे ये रोटी तो बहुत सुंदर और सफ़ेद है, जरूर किसी बढ़िया और महंगे अनाज से बनी है। लगता है कि तुम्हारी होने वाली पत्नी बहुत अमीर है। हाँ पिताजी, उसने तो बस इशारा किया और नौकर तुरंत आटा लेकर हाजिर हो गए। फिर उसने उसी आटे से रोटी बना दी, बस बन गई रोटी। ये सब तो ठीक है, पर अब मैं एक और परीक्षा लेना चाहता। तुम्हारी होने वाली पत्नियों को एक और काम करना पड़ेगा। मैं दिखाना चाहता हूँ कि वह सिलाई भी कर सकती है या न। तुम लोग जाओ और उनके हाथ से बने कपड़े का नमूना लेकर आ। ये सुनकर विवेक का बड़ा भाई खुश हुआ, क्योंकि वो जानता था कि उसकी पत्नी तो कपड़ा बुनना जानती है। पर विवेक की पत्नी तो राजकुमारी है, वो कपड़ा कैसे बुनेगी? अरे अब मैं क्या करूं? मेरी चिड़िया ने तो रोटी बना दी, पर अब ये कैसे कहूं कि वो कपड़ा भी बुन सकती है या नहीं। फिर भी वो ये सोचकर मुस्कुराया कि चिड़िया कपड़ा ना भी बुन सके तो कम से कम वो बोलने वाली चिड़िया से फिर मिल तो सकेगा। जब विवेक चिड़िया के पास पहुंचा तो चिड़िया उसे देखकर बहुत खुश हुई और वो तुरंत ही विवेक के पास आ गई। मैं तुमको देखकर बहुत खुश हूँ चिड़िया रानी, लेकिन क्या विवेक, क्या तुम्हारे पिता को मेरी बनाए रोटी पसंद नहीं आई, या फिर उन्हें कुछ और चाहिए? क्या है कि रोटी तो उन्हें बहुत पसंद आई,
पर वो तुम्हारे हाथों से बुने हुए कपड़े का नमूना देखना चाहते हैं। क्या तुम कपड़ा बुन सकती हो? देखा, मैंने कभी सुना तो नहीं है कि चिड़िया कभी कपड़ा बुन सकती है, लेकिन अब मैं क्या करूं, पिताजी ने अब यही कहा है। ये सुनकर चिड़िया हंस पड़ी और फिर उसके बुलाने पर दरवाजे से बहुत सारी चिड़िया बाहर आ गई। वे अपनी राजकुमारी के हुक्म का इंतजार कराते हुए उसकी ओर देखने लगे। चिड़िया ने उनसे कहा, तुम सब जाओ और सबसे अच्छी वाली रुई लेकर आओ। तब चिड़िया ने सबसे अच्छा धागा काटना शुरू कर दिया और उसने उससे बहुत ही सुंदर कपड़ा बुना। वो कपड़ा इतना बेहतरीन और सुंदर था कि उसने उसे डिब्बे में रख दिया और वो उस डिब्बे को लेकर विवेक की ओर देते हुए बोली, इस डिब्बे को तुम अपने पिता के पास ले जाओ, इससे उन्हें पता चल जाएगा कि मैं कपड़ा बुन सकती हूँ कि नहीं। जब दोनों भाई अपने पिता के पास पहुँचे तब बड़ा भाई मुस्कुराया। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके छोटे भाई विवेक के पास कोई बुना हुआ कपड़ा नहीं है। इसका मतलब विवेक की होने वाली पत्नी उसके पिता को खुश नहीं कर पाएगी। जबकि विवेक ने अपनी होने वाली पत्नी के हाथों से बुने हुआ कपड़े के उस डिब्बे को चुपचाप अपने जेब में ही रखा हुआ था। पिता ने पहले बड़े भाई का कपड़ा देखा और कहने लगा, अरे तुम्हारी वाली पत्नी तो तुम्हारे लिए अच्छा कपड़ा बनाएगी और तुम्हें अच्छा कपड़ा पहनाएगी और तुम्हें गर्म रखेगी। फिर उसने विवेक से पूछा, बेटे, तुम्हारी होने वाली पत्नी के हाथ का बना हुआ कपड़ा कहाँ? क्या तुम्हारी होने वाली पत्नी तुम्हारे लिए कोई कपड़ा बुन नहीं सकी? विवेक ने अपने जेब से डिब्बा निकलकर अपने पिता को दे दिया। तब उनके पिताजी ने उस डिब्बे को खोला और देखा तो उसमें एक सुंदर सा सजाया हुआ कपड़ा रखा हुआ था। उसने जब कपड़ा निकाला और देखा तो वो तो दुनिया का सबसे अच्छा कपड़ा था। उसने उतना अच्छा कपड़ा कभी देखा ही नहीं था। ये देखकर उसके बड़े भाई की हंसी रुक गई। पिता को भी उस कपड़े को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और वो भी बोले, ये तो बहुत सुंदर कपड़ा है। तुम्हारी होने वाली पत्नी ने इतना सुंदर और बढ़िया कपड़ा कैसे बुन लिए? उसने बस आदेश दिया और उसके नौकर उसके लिए असली की रुई लेकर आ गए। फिर उसने उसी रुई का धागा बनाया और ये सुंदर कपड़ा बुन दिए। ये सब तो बहुत अच्छा था, पर मैं तुम दोनों की होने वाली पत्नी से मिलना चाहूँ ताकि फिर तुम लोगों की शादी की जा सके। तो तुम लोग जाओ और उन्हें यहाँ लेकर आओ। अगर मैं अपनी होने वाली पत्नी को यहाँ लेकर आया तो जब मेरा बड़ा भाई देखेगा कि यह एक चिड़िया से शादी करेगा तो वो फिर से हंसेंगे और हमारे पिता भी शादी के लिए राजी नहीं होंगे। लेकिन मैं इन सब की चिंता नहीं करता। उसने मेरे लिए रोटी बनाई, कपड़ा बुना और वो बहुत प्यारी और दयालु भी है। मैं तो बस उसकी परवाह करता हूँ, अब चाहे वो चिड़िया ही क्यों ना हो। ये सोचकर वो फिर से चिड़िया के घर की ओर चल पड़ा ताकि वो उसे लेकर अपने ने पिता से मिलवा सके। जब वह फिर से उस झोपड़ी में पहुंचा तो चिड़िया ने उसे देखते ही खुशी से उसके पास आ गई। चिड़िया रानी, मेरे पिता को तुम्हारे हाथों से बुना हुआ कपड़ा बहुत पसंद आया। अब मेरे पिता तुमसे मिलना चाहते हैं। छोटी चिड़िया ये सुनकर बहुत खुश हो गई। उसके फिर से बुलाने पर सारी चिड़िया वापस आ गई। अब तुम लोग जाओ और मेरे लिए रथ तैयार करो। सारी चिड़िया ने छोटी चिड़िया को रथ में बैठाया और रथ वहां से चल दिया। विवेक भी मुस्कुराता हुआ अपनी होने वाली पत्नी छोटी चिड़िया के साथ अपने पिता के घर रथ में चल दिया। वो छोटी चिड़िया से कहता जा रहा था, हाँ, मेरे भाई मेरे पर हंस सकते हैं, यहाँ तक कि मेरे पिता भी इस शादी से खुश ना हो, लेकिन मैं इस बात की चिंता नहीं करता। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा और हम दोनों हमेशा खुश रहेंगे। मैं उसी तरह तुम्हें प्यार करूंगा और सम्मान दूंगा जैसे कोई अपनी असली पत्नी को देता है। जब वो जा रही थे तो रास्ते में एक नदी पड़ती थी। जब वो नदी पार करने लगे तो वहाँ हवा बहुत जोरों से चलने लगी। चिड़िया नदी में गिर गई और गिरकर डूब गई। छोटी चिड़िया, मुझे तुम्हारे इस तरह नदी में गिराने का बड़ा अफसोस है। तुम मेरे ऊपर कितनी मेहरबान थी और तुम्हारी प्यारी बातें मुझे हमेशा याद आएगी। जब अब तुम चली गई हो तो मुझे एहसास हो रहा है कि मैं तुम्हें अपनी असली पत्नी की तरह ही चाहता था। तुम्हारी कमी मुझे हमेशा खलेगी और तुम्हारे साथ बिताए पल मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे।
जब वो ऐसा बोल रहा था तभी उसने देखा कि एक बहुत बड़े सुनहरे रथ जिसे बहुत सुंदर घोड़ा खींच रहा था। वो रथ जाकर नदी के किनारे आ पहुंचा। विवेक, क्या तुम मेरे साथ मैं रथ में बैठना पसंद नहीं करोगे? मैं अपने होने वाले पति के पिता से मिलने जा रही हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं बैठ सकता। मेरी होने वाली पत्नी तो यहाँ नदी में डूब गई है। तुमने मुझे नहीं खोया है विवेक, मैं तुम्हारी वही छोटी चिड़िया हूँ। मैंने ही तुम्हारे पिता के लिए रोटी बनाई थी और कपड़े बुने थे। दरअसल मैं एक जादू के असर में थी जिसने मुझे चिड़िया बना दिया था। लेकिन जब तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, उसी पल वो जादू टूट गया और मैं फिर से इंसान बन गई। चलो अब हम तुम्हारे पिता के पास चलते हैं। वहां जाकर वो उस लड़की से मिला और उसके बड़े भाई से मिले। पिता ने दोनों बेटों को आशीर्वाद दिया और अपने दोनों बेटों की शादी उनकी लाई हुई लड़कियों से करवा दी। विवेक का बड़ा भाई अपनी पत्नी के साथ अपने पिता के पास आराम से रहने लगा। विवेक अपनी चिड़िया से बने राजकुमारी के साथ उसके राज्य चले गए और दोनों खुशी खुशी